हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आरपीएससी के बैक ईयर पेपर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम डिटेल एनालाइज करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम जो 2016 में हुआ था और जो इसकी वैकेंसी 2014 में आई थी, उसका पेपर 1 का पार्ट 3। ठीक है फ्रेंड्स, बगैर देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, और अब हम 1 से लेकर जो 100 से लेकर जो 150 के बीच में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सामाजिक जो संस्था है उसका निम्न में से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक संस्थाओं का कभी मेंबर नहीं हुआ जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नियमों मानकों की एक व्यवस्था होती है। जैसे विवाह है, तो विवाह क्या है, एक नियमों और मानकों की एक व्यवस्था है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव मेंबरशिप। एक्टिव मेंबरशिप हो नहीं सकती, जैसे मैंने बताया, इसकी सक्रिय सदस्यता हो नहीं सकती, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा है, हु हैज़ आर्ग्यूड दैट द प्राइमरी ग्रुप आर द नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिलता है, इसको याद रखना। मानव स्वभाव की परिचारिकाएं, किसने प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबरशिप एंड सेट गोल्स। मेंबरशिप सदस्यता और निश्चित उद्देश्य, ये जो तत्व हैं ये किस कॉन्सेप्ट में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसोसिएशन या फिर समिति। समिति के अंदर मेंबरशिप भी होना जरूरी होता है और सेट गोल होना भी जरूरी होता है। ठीक है, हु हैज़ आर्ग्यूड दैट द सोशियोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट बट ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री। किसने कहा था कि सोशियोलॉजी का एक बहुत लंबा अतीत है बट इसकी जो इतिहास है वो बहुत छोटा है। इतिहास छोटा इसलिए बिकॉज 1937 के आसपास का जो टाइम है, 1837 के आसपास का टाइम, तब तो इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा इसका पास्ट नहीं है। ठीक है, ये कहा था बेरिस्टेड ने, सोशलिस्ट हैज़ ए लॉन्ग पास्ट बट ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री, मतलब इसका बहुत लंबा अतीत है बट इसका जो पास्ट है, इसकी जो हिस्ट्री है, जो इसका इतिहास है वो छोटा है, तो ये कहा था बेरिस्टेड ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट है, हु हैज़ गिवन विद अ फादर ऑन ए नाइट शिफ्ट एंड मदर ऑन ए डे शिफ्ट और बोथ ऑन डे और नाइट शिफ्ट, चिल्ड्रन वर ऑफन ऑन स्ट्रीट। मतलब अगर किसी के जो फादर है वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, मम्मी भी दिन की शिफ्ट में काम करती है, या यूँ कहे कि माता और पिता दोनों दिन और जो रात की जो शिफ्ट है उसमें काम करते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, गलियों में काम करते हुए मिलेंगे। ठीक है, बच्चे गलियों में काम करते हुए मिलते हैं। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी फ्रेंड्स न्यू मेयर ने। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा न्यू मेयर्स। नेक्स्ट है, द किंगडम ऑफ हेवन इज ग्लोरीफाइड सोसाइटी। जो हेवन या जो स्वर्ग का जो साम्राज्य है उसकी जो सोसाइटी है उसको ग्लोरीफाइड किया गया है, उसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया है। ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है फ्रेंड्स दुर्खिम ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, हु हैज़ डिफाइंड करप्शन is a willful failure to perform a specified duty in order to receive some direct or indirect personal gains। मतलब प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही करप्शन है। तो ये जो बात कही थी ये किसने कही थी, ये कही थी इलियट एंड मेरिल ने। इलियट और मेरिल जो महोदय थे, इन्होंने बताया था कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही क्या है, करप्शन या भ्रष्टाचार है। हु हैज़ गिवन द स्टेटमेंट कास्ट इज ए कैंसर ऑफ पॉलिटिक्स। कास्ट क्या है, पॉलिटिक्स का कैंसर है, तो ये बात कही थी डी आर गॉडगिल ने। डी आर गॉडगिल ने ये बात कही थी, याद रखना फ्रेंड्स। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट दिया था मर्डक ने। ठीक है, नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी इज रिगार्डेड नाइदर एज द मिस्ट्रेस नॉर एज द हस्बैंड ऑफ सोशल साइंस बट
एज देयर सिस्टर। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के न तो गुरुस्वामिनी है और न ही उनकी दासी है, अपितु उनकी बहन है। हु वर्ड्स आर दीज, किसने ये शब्द कहे हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बर्न्स एंड बेकर। बर्न्स एंड बेकर ने ये शब्द कहे हैं। हु कंसिडर दैट बिहेवियर देन इज टू ए लार्ज एक्सटेंडेड कल्चर बट इट इज नॉट कल्चर। ठीक है, व्यवहार बहुत हद तक सांस्कृतिक होता है लेकिन ये अपने आप में संस्कृति नहीं है। तो ये बात कही थी हैरी एम जॉनसन ने। ठीक है, हु हैज आर्ग्यूड दैट कॉन्फ्लिक्ट may लीड टू impasses नॉट टू चेंजेस। कॉन्फ्लिक्ट क्या कर सकते हैं? संघर्ष क्या करेगा? गतिरोध तो पैदा कर सकता है बट ये परिवर्तन नहीं ला सकता। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट may लीड टू impasses नॉट टू चेंजेस। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी कोहन महोदय ने। ठीक है, कोहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोहन। नेक्स्ट है हु हैज आर्ग्यूड वी मे फिल ए ग्लास विथ वाइन, वाटर और सुगर विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म बट I cannot conceive of social institution whose form would not changes when its member changes। हम ऐसी संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पे ना बदले। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी, इसको एक बार और देख लो। वी मे फिल ए ग्लास विथ वाइन, वाटर और शुगर। हम किसी भी ग्लास में वाइन, वाटर और शुगर भर सकते हैं। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म। हम उसकी जो ग्लास की जो बेसिक जो फॉर्म है उसको बदले बगैर। बट आई कैनॉट कंसीव, मैं ये नहीं मान सकता कि सोशल इंस्टीट्यूशंस में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर हम उसके मेंबर्स में बदलाव कर दें। ठीक है, हम इस संस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसका स्वरूप सदस्यों के बदलने पे ना बदले। मतलब संस्था की जो व्यवस्था है वो उसके सदस्यों के बदलने से बदलती। ये बात कही थी सोरोकिन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरोकिन। नेक्स्ट है मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर एडमिटिंग मैन एंड वुमन टू लाइफ। विवाह स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की संस्था है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात बोगार्डस ने कही थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस इज रॉन्ग। निम्न में से कौन सा जो डिफरेंस है वो गलत है? कल्चर इज बोरोड विदाउट चेंज और लॉस बट नॉट सिविलाइजेशन। संस्कृति बगैर परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है परंतु सभ्यता नहीं। मतलब संस्कृति को हम डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं बट सभ्यता को नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है? ये रॉन्ग डिफरेंस है। एक्चुअल में इसका जो इसमें जो राइट होना चाहिए, इसमें जो लाइन राइट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि संस्कृति और सभ्यता दोनों को ही बगैर परिवर्तन के ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, दोनों को बगैर परिवर्तन के सभ्य किया जा सकता है। इन्होंने क्या किया हुआ इसमें? कल्चर इज बोरोड विदाउट चेंजेस और लॉस बट नॉट सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन को भी किया जा सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, 1 मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेरेवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। जहाँ भी जीवन है वहीं समाज। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी मैकायरन पेज ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी जो सब पेपर है उनमें इस क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। हु प्रोपाउंडेड द सोशलाइजेशन थ्योरी? सोशल लुकिंग ग्लास सेल्फ। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्मदर्पण का सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये दिया था कोलेज ने। ठीक है, बाय विच कॉन्सेप्ट द लॉजिकल बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड इन फ्राइड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। जो फ्राइड ने सोशलाइजेशन थ्योरी दी थी उसमें लॉजिकल बिहेवियर, इड, ईगो, सुपर ईगो, जो उन्होंने 3 जो स्टेज बताई थी उसमें जो लॉजिकल तरीके से सोचकर जो सुपर ईगो को सेटिस्फाई करता है वो क्या है? तो इड को तो उन्होंने बोला था कि ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, सुपर ईगो के लिए बताया था कि ये वो है जो हमें बताता है कि यार हमें एक जो सही जो सामाजिक व्यक्ति बनने के लिए या जो समाज में जो प्रचलित जो प्रथा है या सामाजिक जो मानदंड है उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए जो हमें रास्ता देता है या हमें जो बताता है वो होता है हमारा ईगो। ठीक
ठीक है। जो तार्किकता से सोचता है वो होता है ईगो, और जब हम सही से परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा सुपर ईगो होता है। तो लॉजिकल बिहेवियर की बात करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, ईगो। ठीक है। हु डिफाइंड सोशल नॉर्म्स एज द फोकवेज ऑफ सोसाइटी, किसने जो सामाजिक नॉर्म्स है उनको उनके लिए जन रीतियों का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समनर। इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, फोकवेज या जन रीतियाँ। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म ऑफ सोशल नॉर्म्स इट्स नॉन कन्फॉर्मिटी इज कंसिडर्ड एज टेबू, किस सामाजिक मानदंड का उल्लंघन निषेध है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखते हैं। पहला है फोकवेज, फोकवेज का नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकाचार या मोर्स। मोर्स जो है अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो समाज में ये निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने फर्स्ट टाइम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक जो स्थिरीकरण है उसकी फंक्शनलिस्ट थ्योरी दी थी, मतलब प्रकार्यवादी जो अवधारणा दी थी। समाज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, लोगों में जो सामाजिक इकाइयाँ हैं उसका उच्च और निम्न में विभाजन, ये सामाजिक स्थिरीकरण है। ठीक है। तो इसको सही माना, मतलब इसका जो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से इसको किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस एंड मूर। जो इनकी पुस्तक थी वो थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नाम से पुस्तक थी। ठीक है। तो उस किताब में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। नेक्स्ट है, द बुक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ इनइक्वलिटी इज ऑथर्ड बाय, ये किताब किसने लिखी थी। ठीक है। किताब का नाम था द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ इनइक्वलिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्यूमिन। ट्यूमिन महोदय ने ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट है, इन क्लास स्ट्रेटिफिकेशन विच क्लास इज जनरली नॉन कोहेसिव, मतलब कौन सी जो क्लास जो स्ट्रेटिफिकेशन है, वर्ग जो स्थिरीकरण है, उसमें सुसंगठित कौन सी क्लास नहीं होगी। ठीक है। तो पहला है एलाइट क्लास, दूसरा है अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास। ठीक है। तो मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिडिल क्लास। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेल्थ प्रोमिस्ड टू द ब्राइब बाय द ब्राइड ग्रूम, जो दुल्हन है उसको दूल्हे द्वारा जो राशि दी जाती है वो किसका एग्जाम्पल है, तो मेहर का एग्जाम्पल है। मोमडन्स जो मैरिज होती है उसमें ये प्रचलित है। कम्युनलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ, जो कम्युनलिज्म है साम्यवाद है, ये किसका रिजल्ट है। ठीक है। तो ये हो जाएगा कम्युनलिज्म, सॉरी कम्युनलिज्म का मतलब होता है दो संप्रदायों के बीच में जो विभेद होता है। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये किसका एग्जांपल है, इंडिविजुअल डिसऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का है। सामाजिक जो है उसका विभेद का ये एग्जांपल है, समाज को तोड़ता है। मतलब कम्युनलिज्म जो है वो समाज को तोड़ता है। अगर हम हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, ईसाई इस तरह की बातें करेंगे तो ये कम्युनलिज्म का उदाहरण है, और ये समाज के लिए डिसऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। विच कंडीशन एग्जिस्ट बिफोर देयर अपीयर एकोमोडेशन प्रोसेस, जो अकोमोडेशन प्रोसेस है, अगर हम सोशल प्रोसेस की बात करें तो ये अकोमोडेशन जो प्रोसेस है उससे पहले कौन सा जो सोशल प्रोसेस है वो आता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। तो सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं उसका अनुक्रम भी एक बार देख लेते हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं के अनुक्रम में सबसे पहले आता है संपर्क। ठीक है। दो जो कल्चर है उनके बीच में संपर्क होगा। जैसे हम इसको थोड़ा और समझते हैं, भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, भारतीय संस्कृति और पाकिस्तान की जो संस्कृति है, या दो जो ट्राइब है उनके बीच में एक ट्राइब का स्थान रहने का अलग है, दूसरे का अलग है, बिल्कुल टच करके वो रह रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले उनके बीच में संपर्क होगा। संपर्क होगा तो दोनों अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, संघर्ष। ठीक है। और संघर्ष के बाद में, संघर्ष में कोई दोनों ताकतवर है मान लेते हैं, दोनों में अगर मान लो किसी भी तरह की फाइट होती है या कोल्ड वॉर होता है, कुछ भी होता है उनके बीच में, और वो नहीं एक दूसरे से जीत नहीं पाते हैं, तो उनमें क्या होगा, उनमें संघर्ष के बाद में समायोजन होगा। समायोजन का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था, समायोजन का मतलब हो गया, इसमें जो इंग्लिश है इसका, ये अकोमोडेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा भी है, अकोमोडेशन से पहले जो होगा संघर्ष होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सामाजिक जो प्रक्रिया है सब, जो किसका जो अनुक्रम है, इसको हम समझ लेते हैं। समायोजन में होता है कि एक ऐसी व्यवस्था है, एक अस्थायी व्यवस्था है जो दोनों के लिए हितकर होती है। उसमें ये मान लिया जाता है कि ठीक है, ना आप जीते ना मैं जीता,
ठीक है, वो वाली स्थिति समायोजन या एकोमोडेशन की। उसके बाद में फाइनली सोचते हैं कोई जीत भी नहीं रहा ना कोई हार रहा, तो ऐसा करते हैं हम दोनों मिलजुल के रह लेते हैं। ठीक है, उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। सहयोग करने के लिए उनको लगा कि ठीक है, सहयोग आपका सामान, जैसे एक दूसरे की हेल्प करना, इधर से जो आर्थिक जो गतिविधियाँ वो भी चला देना, उधर का सामान इधर ले लेना, ये सब चल रहा है। अब बाद में देखते हैं कि हम जो सामाजिक जो भी चीज़ें हैं सामाजिक रूप से, उनको उनका फ़ायदा लेने के लिए वो क्या करते हैं, एक प्रतिस्पर्धा का निर्माण कर लेते हैं। प्रतिस्पर्धा में ये होता है कि हम एक जैसे मान लो वो गेम है, एक कॉमन गेम रख लेते हैं, उसमें जो जीतेगा वो ये चीज़ ले जाएगा। ये कंसेंटिंग में वो आपस में कंसेंट में ही होते हैं, वो आपस में विचार करके इस बात को पूरा करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा की बात में क्या होता है, उन दोनों में एक दूसरे में मिलना शुरू हो जाएंगे। वो मिलेंगे तो क्या होगा, ट्रांसकल्चरेशन होगा। एक कल्चर का जो जो ट्रेट्स है, कल्चर ट्रेट्स हैं, जो मानक हैं, जो भी उनके जो विश्वास बिलीफ जो हैं, वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर्स में एक दूसरे से आने जाने लग जाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से उनका एक आपस में हो जाएगा एकीकरण। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का कल्चर एक जैसा ही हो जाएगा लगभग। ठीक है, और एक कल्चर दूसरे को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है, उसको बोलते हैं आत्मसात्मीकरण। ठीक है, जिसे बोलोगे आप एसिमिलेशन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि समायोजन या एकोमोडेशन से पहले पूछा है इन्होंने, वो संघर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बेस ऑफ ऑल सोशल प्रोसेस देयर इज ए पैटर्न। सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार में निम्नलिखित का प्रतिमान होता है। ठीक है, किसका होता है प्रतिमान, सोशल जो प्रोसेस होंगे उसमें क्या होगा, एक्शन होगा, बिल्कुल ठीक ठाक है, एक्शन भी होगा, इंटरेक्शन होगा। ठीक है, सबके बीच में क्या होगी, अंतःक्रिया होगी, तब जाके सोशल प्रोसेस पूरा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। नेक्स्ट है, द इमरजेंस ऑफ मार्जिनल मैन। सीमांत जो मानव है इन सोसाइटी इज द कंसिक्वेंस ऑफ विच सोशल प्रोसेस। किस सामाजिक प्रक्रिया के फलस्वरूप सीमांत मानव उभरता है, तो राइट आंसर हो जाएगा एसिमिलेशन, मतलब एकीकरण। ठीक है, विच 3 categories of culture are mentioned by Sorokin in his cyclic theory of social change। सामाजिक परिवर्तन की जो इनकी चक्रीय जो सिद्धांत दिया था सोरोकिन ने, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था सोरोकिन ने। ठीक है, याद रखना इस फ्रेंड को, इसको यहाँ से पूछा जाता है। और जो चक्रीय सिद्धांत था उसमें क्या था, ऑप्शन में क्या है, पहला था पहला है प्रिमिटिव, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ये नहीं है। इसका राइट आंसर वैसे हो जाएगा आइडिशनल, सेंसेट और आइडियलिस्टिक, मतलब विचारात्मक, ठीक है, इंद्रिय परख और आदर्शात्मक। ठीक है, जो संस्कृति है उसका जो सर्कुलेशन होता है वो इस तरह से होता है, आइडियलिस्टिक, सेंसेट और आइडिशनल, सेंसेट और आइडियलिस्टिक। तो ये जो क्रम है ये भी याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, दुर्खिम मेंशन द प्रोटोटाइप ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन का जो आदि स्वरूप इन्होंने माना है वो किसको माना है, टोटम को माना है। और टोटम क्या होता है, टोटम ये होता है जैसे कोई जनजाति है, उन्होंने किसी बर्ड की पूजा करना शुरू कर दी कि ये जो बर्ड है इसकी वजह से हमारी जो संस्कृति है ये बची हुई है, हमारा जो जनजाति में जो जितने जनजाति के सदस्य हैं उन पर किसी तरह की आँच नहीं आएगी। और वो एक सिंबल ले लेते हैं, जैसे कोई पेड़ को ले लेता है, कोई पक्षी को ले लेता है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो धर्म ऐसे ही पनपा है। दुर्खिम का जो मानना है, धर्म का जो आज का जो स्वरूप है वो इसी विचारधारा के साथ पनपा है। जैसे धीरे धीरे हमने राम को मानना शुरू करा, देवी देवताओं को मानना शुरू किया, तो इसी तरह से इन्होंने भी पहले जो मानते थे उन्होंने माना था कि टोटम जो है वो धर्म का आदि स्वरूप है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर वाज बोर्न इन। हर्बर्ट जो स्पेंसर है इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का निम्न में से कौन सा फीचर नहीं है, पर्सनलाइज रूल ऑफ वर्किंग। तो ब्यूरोक्रेसी में पर्सनलाइज रूल नहीं हो सकते हैं, वो तो जो सिस्टम है उसी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, व्यक्तिगत कोई रूल नहीं होता है इसके अंदर। हायरार्की होती है इसमें, एवेन्यू प्रमोशन होते हैं इसके अंदर, सैलरी पेमेंट सब ये सब होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विच फैक्टर हेल्प इन प्रोमोटिंग द यूनिटी इन इंडियन सोसाइटी। कौन सा जो फैक्टर है वो इंडियन जो सोसाइटी उसकी यूनिटी को प्रमोट कर रहा है, नेशनल सिंबल कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम कर रहा है, लीगल सिस्टम कर रहा है, और ऑल ऑफ दीज, ऊपर से जो तीनों ऑप्शन है वो राइट है। इन विच स्टेज ऑफ आश्रम ऑल द पुरुषार्थ ऑफ धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष आर फुलफिल्ड। कौन सा जो आश्रम है, 4 आश्रम बताए थे उन्होंने। ठीक है, उस कौन सा जो आश्रम है उसमें जो चारों
पुरुषार्थ हैं जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष है वो फुलफिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रस्त। ठीक है, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, संन्यास और वानप्रस्थ, ये 4 आश्रम थे, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रस्त हो जाएगा। ग्रस्त में चारों चीज़ें फुलफिल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कठिन आश्रम भी है फ्रेंड्स। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंडिकेटेड हिंदुइज्म। सिंडिकेटेड हिंदुइज्म का मतलब होता है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, हु प्रोपाउंडेड, किसने जो कॉन्सेप्ट है सिंडिकेटेड हिंदुइज्म का मॉडर्न इंडिया में किसने दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमिला थापर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी पुस्तक में ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप के रूप में सिंडिकेटेड हिंदुइज्म की बात की थी। द वर्ण सिस्टम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड वाज बेस्ड ऑन, जो वर्ण सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, अगर हम पोस्ट जो वैदिक पीरियड है उसकी बात करें तो इन्होंने, इसको दोबारा देखते हैं, किस पे बेस्ड था, वर्ण सिस्टम जो है ये किस पे बेस्ड था, किस समय पोस्ट वैदिक टाइम में, पोस्ट वैदिक टाइम में। तो ये था गुण कर्म के आधार पे, गुण के आधार पे जो वर्ण सिस्टम था, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो 4 थे। अगर कोई लड़ना चाहता है, कोई लड़ना सीखना चाहता था, ठीक है, युद्ध में जाना चाहता था, वो अपने इस तरह की विद्या प्राप्त कर लेता था तो वो क्षत्रिय बन सकता था। कोई अगर ब्राह्मण बन सकता था अगर उसको ये पुराने ग्रंथों की, जो पुराने वेद है, इसकी जानकारी अगर वो ले लेता था तो वो ब्राह्मण बन सकता था। ठीक है, तो किस आधार पे थी, गुण कर्म के आधार पे थी। हालांकि धीरे धीरे इसमें ये बुराई हुई कि इसको जन्म पे आधारित बना दिया गया और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनने लग गया, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का बच्चा शूद्री बनने लग गया। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे जातियों की उत्पत्ति भी होने लग गई। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वालिटी एंड एक्शन। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड में जो हमारा वर्ण सिस्टम था, वर्ण जो व्यवस्था थी, वो क्वालिटी और एक्शन या गुण कर्म के आधार पर थी। ठीक है, द बुक कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, 2014 में एक बुक लिखी थी कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये किसने लिखी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा SS जोधका। SS जोधका ने आई थिंक 2014 में किताब लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट टू एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में सबसे पहले जो डिफरेंस बताया था वो कौन से समाजशास्त्री ने बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर ने सबसे पहले इसकी चर्चा की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बुक द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, ये बुक किसने लिखी थी। बुक का नाम है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा PK वर्मा। PK वर्मा ने किताब लिखी थी। नेक्स्ट है द रोल ऑफ वुमन इज डिटरमाइंड बाय मेल सेक्स डिफरेंस, जेंडर डिफरेंस एंड वुमन हरसेल्फ। इस क्वेश्चन को RPSC ने कट कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो जवाब है वो सारे ही ऑप्शन इसके ठीक नहीं है। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू वुमेन्स रोल डिटरमाइंड बाय जेंडर इनइक्वलिटी। कौन सा जो रोल है महिला का वो जेंडर इनइक्वलिटी को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टीचिंग है, ये काम जेंडर जो इनइक्वलिटी है उसको प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा टीचिंग। तो कुकिंग है, ये भी दिखाता है कि फीमेल जो है कुकिंग करेगी, मेल कम करता है। ठीक है, हाउस क्लीनिंग है, वो भी काम फीमेल करती है, तो ये वर्क भी फीमेल्स के लिए, ये भी जेंडर इनइक्वलिटी को प्रदर्शित करता है। स्वेटरिंग, जो स्वेटर का बुनना है वो भी फीमेल ज़्यादा करती है, मेल कम करते हैं, जो भी या लगभग नहीं करते हैं, तो ये भी जेंडर इनइक्वलिटी को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टीचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है व्हेन वाज द वुमेन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड टू एम्पावर वुमेन इन इंडिया। जो महिलाएं हैं इनको एम्पावर करने के लिए जो पॉलिसी लाई गई थी वो पहली बार कब लाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में इस तरह के बिल आए थे। द अनटचेबल कास्ट इन इंडिया वर गिवन ए न्यू नेम शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट किसके द्वारा दिए गए थे, पहले अनटचेबल था, इसका नाम शेड्यूल्ड कास्ट किया गया था। तो ये साइमन जो कमीशन आया था उसके द्वारा दिए गए थे। साइमन कमीशन ने शेड्यूल्ड कास्ट जो वर्ड था वो यूज़ किया था किनके लिए, अनटचेबल जो कास्ट थी, अस्पृश्य जो जातियाँ थी उनके लिए। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल पॉवर्टी। ठीक है, संस्कृत, गरीबी की संस्कृति, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये दिया था ऑस्कर लेविस। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, ये भी काफ़ी पूछते हैं, ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट एक्सप्लेन 6 डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म। जो कम्युनलिज्म है, जो संप्रदायवाद है, उसके 6 डायमेंशन की जो चर्चा है वो किन्होंने की है? तो टी.के. ओमान ने इसकी चर्चा की थी। इसके 6 डायमेंशन की इन्होंने चर्चा की थी, तो ये भी याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ऑफ क्राइम इज प्रोपाउंडेड बाय। ये जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है ये किसने दी थी? ठीक है, ये क्राइम से रिलेटेड थ्योरी है, तो ये क्लोवार्ड एंड ओहलिन ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे 46 जो क्वेश्चन थे और जो पेपर 1 का जो पार्ट 3 था वो भी पूरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 146 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप बार बार इनका रिवाइजन करिएगा और आप आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उनमें आपको ज़रूर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही और आगे हम फिर जो दूसरे पेपर्स हैं सोशियोलॉजी का उनका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और ढंग से समझेंगे। ठीक है, ताकि हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।